बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन पर और मैं हूं दीपक मेहता। आज हम लेकर आए हैं RBSC क्लास 10th के लिए 11.2 की बात करेंगे, जिसमें हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है थेल्स थ्योरम का, यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, और उसके विलोम को भी हमने समझाया है। दोनों बातें हम आपको फिर से रिवाइज कराएंगे और इसके साथ उनके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए थेल्स थ्योरम की बात करें तो थेल्स थ्योरम जो है वो ये कहती है, थेल्स प्रमेय जो है ये कहती है कि यदि कोई ट्राइंगल हो, कोई त्रिभुज हो, तो उस त्रिभुज में एक साइड के समांतर एक रेखा खींची जाए। यदि किसी त्रिभुज में एक साइड के समांतर रेखा खींची जाए तो वो जो रेखा है अन्य दो साइड्स को जिन जिन जगह पर क्रॉस कर रही है, मान लीजिए P और Q पर क्रॉस कर रही है, तो उन दोनों साइड को वहां से वो बराबर बराबर अनुपात में बांटेगी, यानी सेम रेशो में डिवाइड करेगी, प्रोपोर्शनल होगी। देखिए तो यहाँ मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, तो ये लाइन हम इसके पैरेलल खींच रहे हैं PQ लाइन, और पैरेलल खींची यानी समांतर खींची, तो ये दोनों जो ढलाने हैं, ये दोनों साइड्स हैं, इन दोनों को ये बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पर हम इस प्रमेय का उपयोग ऐसे करेंगे कि यदि PQ समांतर हो BC के, तो हमेशा क्या होगा, AP बटा BP, AP अपॉन BP बराबर होगा AQ अपॉन CQ के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, BP अपॉन AP और CQ अपॉन AQ, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बातें सही है। ये है हमारी थेल्स थ्योरम, इस बात को आप ध्यान रखें, ये हमारे बहुत काम आएगी। चलिए इसका उल्टा अगर हम बोलें, इसका उल्टा थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय में बस यही चीज हमारे काम में आने वाली है कि यदि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो तो बाकी दोनों साइड बराबर बराबर रेशो में विभाजित होगी। बराबर बराबर रेशो में बोलते हैं प्रोपोर्शनल होंगी, यानी दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, बराबर होंगी, उनका रेशो बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपॉन BP और AQ अपॉन CQ, और ऐसे भी लिख सकते हैं BP अपॉन AP CQ अपॉन AQ। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर हम इसको थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ें, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ें, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या बोलेगा आपसे कि ये दोनों इक्वल हैं, मान लीजिए, यानी जो लाइन हम खींच रहे हैं उससे जो रेशो है दोनों साइड्स का वो बराबर आ रहा है। जिस लाइन को हमने खींचा, जैसे PQ को खींचा, तो AB और AC का जो रेशो है AP अपॉन BP और AQ अपॉन CQ ये बराबर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। जो रेखा बाकी दोनों साइड्स को बराबर भागों में बांट रही है, बराबर रेशो में डिवाइड कर रही है, बराबर अनुपात में बांट रही है, तो फिर वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। अब हम इन दोनों प्रमेयों का उपयोग करके, दोनों थ्योरम्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 11.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार हैं कि DE पैरेलल है BC के। The points D and E are on sides AB and AC respectively such that DE parallel to BC। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है आगे। फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि साइड AB और AC पर D और E हैं, और वो कैसे हैं कि DE पैरेलल हो BC के। चलिए हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बनाते हैं कि किसी ट्राइंगल की साइड्स, कोई ट्राइंगल ABC है, उसकी साइड यानी उसकी भुजा AB पर तो D बिंदु है, ये D पॉइंट मान लिया हमने, और AC पर E पॉइंट है, और ये ऐसे हैं कि जो DE है ना वो पैरेलल है BC के, समांतर है BC के। DE समांतर है किसके, BC के। इस तरह से उन्होंने दे रखा है।
फिर बोला तो अगर ये सब है तो आप इन सब मानों को देख करके AC का मान ज्ञात कीजिए। बोला AD बराबर है 6 सेंटीमीटर, DB बराबर है 9 सेंटीमीटर, AE बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी आपके ये पैरेलल आ जाए, DE पैरेलल हो किसके, BC के, ये एक लाइन के समांतर आ रही है, तो यहाँ थेल्स प्रमेय का उपयोग होगा। आपको कैसे करना है, पहले तो आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। AD बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, DB बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, AE बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और AC का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको ये लाइन दी हो कि DE समांतर है BC के, तो आपको बस थेल्स थ्योरम याद रखना है, थेल्स प्रमेय याद रखना है और बाकी के दोनों अनुपातों को बराबर कर देना है बस। तो देखिए लिखेंगे, चूंकि DE समांतर है किसके, BC के, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स शब्द की जगह आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का यूज भी कर सकते हैं आप, थेल्स थ्योरम की जगह बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, तो इनका यूज करेंगे। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जब ये लाइन समांतर हो, ये इसके समांतर है, तो बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी, यानी AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के। आपको बस ये समांतर होते ये लाइन लिख करके ये लाइन लिखनी है निश्चित रूप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। AD की वैल्यू है 6, तो AD की जगह हम रख देते हैं 6। BD की वैल्यू है 9, तो यहाँ रख देते हैं 9। AE की वैल्यू 8 है, तो 8 रख देते हैं। और EC की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें ज्ञात AC करना है, तो EC की वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। EC को कैसे चेंज करना पड़ेगा, देखिए EC लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में देखिए, EC लाने के लिए हमें पूरे AC में से AE घटाना पड़ेगा, AC माइनस AE। तो हम EC को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AE लिख सकते हैं ना। अब AE की वैल्यू 8 दे रखी है, तो AC माइनस ये जो EC है AC माइनस 8 लिख सकते हैं ना हम, AC माइनस AE। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्रगुणा करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। AD की वैल्यू 6, BD की वैल्यू 9, AE की वैल्यू 8, लेकिन EC की वैल्यू पता नहीं थी और ये ज्ञात भी नहीं करनी, इसीलिए हमने इसको निकाला। कैसे निकाला, डायग्राम में से AC की वैल्यू निकाली, EC की वैल्यू निकाली, AC माइनस AE, और AE पहले से 8 है, तो हमने AC माइनस 8 कर दिया, तो EC आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको वज्रगुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से AC को मल्टीप्लाई किया, 6AC माइनस 6 से 8 को मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 6 8 48 बराबर। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 72, 9 8 जा 72। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और 48 को उधर ले गए, तो AC 6AC इज इक्वल्स टू 72 प्लस 48 हो गया, जुड़ गए। और AC बराबर, ये 6 नीचे चले जाएंगे, 8 2 10, 7 4 11 और 1 12 और ये 6, तो AC 6 से भाग लगा दीजिए, 6 दूनी 12, 0 20 सेंटीमीटर AC की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको जो अज्ञात है उसको बदल दीजिए। बदलना कैसे, किसी तरह से जोड़ घटा करके उसे बदल दीजिए, जैसे हमने EC को बदला। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, AC का मान आ गया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उसी फर्स्ट क्वेश्चन का रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। पहली लाइन ऊपर की वही है कि AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार हैं कि DE पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है। तो हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे कि ट्राइंगल ABC में जो AB है उस पे D बिंदु है और AC है उस पे E बिंदु है और DE समांतर है BC के। तो लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है आपको, एक तो आपको AD अपॉन BD दिया है, AD अपॉन BD दिया है कितना 4/13,
और AC की वैल्यू दी है, यहाँ लिख देते हैं AC की वैल्यू है 20.4 सेंटीमीटर। तो हमें EC जो है वो ज्ञात करना है, जबकि DE पैरेलल है किसके, BC के। देखिए ये वाली लाइन आते ही DE पैरेलल हो BC के, तो जो लाइन पैरेलल है वो दो लाइनों को बराबर भागों में बांटेगी, ये आपको पता है। तो हमें यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखना है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय, जब ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये दोनों भाग बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, बराबर बराबर अनुपात में बढ़ जाएंगे। अनुपात क्या होगा, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। देखिए ये अनुपात बराबर होगा। आप देखिए मान दे रखे हो तो हम कर लेते हैं। AD अपॉन BD आपको 4/13 दे रखा है, तो हम यहाँ AD अपॉन BD की जगह रख देते हैं 4/13। AE का मान आपको नहीं दे रखा, लेकिन AC का दे रखा है। AE का मान नहीं दे रखा है तो आपको AE को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, डायग्राम में चलिए। A से लेके E तक क्या आएगा, कैसे आएगा, पूरे AC में से अगर EC को आप घटा दें तो AE लाने के लिए AC माइनस EC कर दो, तो AC माइनस EC लिख देते हैं यहाँ पे, और अपॉन में EC है ही सही। अब चलिए आप आगे, तो 4/13 बराबर AC का मान आपको गिवन है 20.4, तो AC की जगह हम 20.4 लिख देते हैं और EC लिख देते हैं, और EC को EC ही रखा क्योंकि EC की वैल्यू हमें पता करनी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, 4EC, 4 का EC से गुणा 4EC बराबर, अब 13 का गुणा करते हैं तो 13 चौका 52, 5 13 दूनी 26, 265.2 तो ये हो गया। और आगे चलें, माइनस EC को ये हो गया आपके 13 से गुणा करेंगे तो 13 EC ये हो गए। अब EC को हम इधर ले आते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो 4 EC पहले से ही हैं, प्लस 13 EC और हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 265.2। अब हम 13 EC और 4 EC, क्योंकि दोनों EC हैं और दोनों जुड़ जाएंगे, तो 13 और 4 हो गए 17 EC बराबर 265.2। अब हम 17 को नीचे ले जाते हैं और डिवाइड कर देते हैं। EC बराबर आ जाएगा 265.2 बटा 17 अपॉन 17। 17 से कट कर दीजिए अगर कट रहा है, 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो गए 9, 17 पंजे 85 बचे 10.17 छक्का 102। ये हो गया आपका 15.6 सेंटीमीटर, और ये डायरेक्ट EC की वैल्यू आपके पास आ गई। यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया है। आपको AE की वैल्यू नहीं दे रखी है, आप AE को चेंज कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी उसे चेंज करना है। जैसे AE है, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, AC में से EC घटा देंगे तो AE आ जाएगा। तो बस हमने यही प्रयोग किया है यहाँ पर, AC माइनस EC। बस जो नहीं दे रखा, जो ज्ञात करना है उसे नहीं छेड़ना, जो ज्ञात करना है उसको वैसा का वैसा रखना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट, यानी थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम है। वही बात है कि D जो है वो पैरेलल है BC के, और ये मान दे रखे हैं AD बटा BD बराबर 7/4 है, AE बराबर 6.3 है, तो AC का मान ज्ञात करना है। हम लिख लेते हैं, एक तो DE पैरेलल दे रखी है BC के, और साथ में AD बटा BD बराबर दे रखा है 7/4, और AE बराबर दे रखा है 6.3। अपन को AC का मान फाइंड करना है। फिर से हम वही लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे, चूँकि DE समांतर है किसके, BC के, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या लागू करेंगे, ये पैरेलल हो इसके, तो ये बटा ये और ये बटा ये आपको करना है बराबर। तो AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यही करना है।
चलिए आगे कर लेते हैं। AD बटा BD आपको गिवन है 7/4, 7/4। AE का मान आपको दे रखा है 6.3, तो आप लिख सकते हैं 6.3। और अगर नहीं दे रखा होता तो आपको करना था AC माइनस EC, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ दे रखा है। और EC हमें नहीं दे रखा, लेकिन EC हमें ज्ञात भी नहीं करना, AC करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरह EC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, EC को निकालने के लिए आपको AC माइनस AE करना पड़ेगा। तो AC माइनस AE की वैल्यू आपको 6.3 दे रखी है, तो 6 या फिर आप पहले AE लिख लें फिर करें। तो 7/4 बराबर 6.3 AC, और AE की वैल्यू फिर से 6.3 है, तो ये 6.3 लिख दीजिए। अब आगे हम वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से AC का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 AC हो जाएगा, और माइनस 7 का 6.3 से करेंगे, 7 × 21, 7 × 42 और 2 44, तो ये 44.1 हो गए। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 4 × 12 और 4 × 24 और 1 25, 25.2 ये आया। 44.1 को उधर ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो AC बराबर 25.2 प्लस 44.1, आप जोड़ लीजिए इनको। तो AC बराबर 2 और 1 3, 5 4 9, 4 और 2 6, 7 को नीचे ले जाइए तो AC बराबर 69.3/7, 7 से काट दीजिए, 7 × 8 = 56, 7 नाम 63, 7 नाम 63 हो गए। फिर से 6 बचे, तो यहाँ पर फिर से 7 नाम 63, 9.9 जो है AC की वैल्यू आ गई। सेंटीमीटर लिखना ना भूलिएगा, और ये आपका हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसी तरह से ये पहले क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का ये चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अब की बार थोड़े से वैल्यूज़ अलग टाइप से दे रखी हैं, और 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं। कौन कौन सी दे रखी हैं? AD की वैल्यू है 4x - 3, AE की वैल्यू है 8x - 7, BD की वैल्यू है 3x - 1, और CE की वैल्यू है 5x - 3। ये चारों वैल्यू दे रखी हैं, और x की वैल्यू पूछी है, फाइंड x का मान पूछा है। तो करते हैं, इसको भी हम उसी थ्योरम से कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ पे बना देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, थोड़ा सा सवाल बड़ा होगा। तो A B C D और E, यहाँ भी वही बात है कि DE समांतर है, DE पैरेलल है किसके? BC के, और ये चारों वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए थेल्स प्रमेय का उपयोग करना चाहिए, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली लाइन इसके समांतर है ना, तो ये बटा ये करना पड़ेगा, यानी AD बटा BD, AD बटा BD बराबर AE बटा CE, AE बटा CE या EC भी बोल सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। AD का मान दिया है 4x - 3, तो हम AD की जगह लिख देते हैं 4x - 3। BD की जगह दिया हुआ है आपको 3x - 1, तो 3x - 1। AE की जगह हमें दिया हुआ है 8x - 7, देखिए आप AE, और EC का मान है ये, CE लिख दीजिए इसको 5x - 3। हमें तो यहाँ सारे मान दे रखे हैं, तो x का मान ज्ञात करना है, तो वज्र गुणा कर दीजिए। सीधी सी बात यह है, इसका हम इससे गुणा करेंगे, तो 4x का गुणा कर लेते हैं पहले इससे। ज़्यादा कौन होगा? 5 चौके 20 या 8 या 24, ये ज़्यादा होगा। पहले ये वाला गुणा कर लेते हैं, 8 या 24 x²। अब 3x का हम 7 से करेंगे, तो 7 या -21x,
3x का गुणा पूरा हो गया, -1 का कर लीजिए, -8x माइनस माइनस +7। ये तो हमारा इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब उधर वाला करेंगे तो 4x का 5x से करेंगे तो 5 चौका 20x स्क्वायर होगा, ध्यान रखिए। और 4x का -3 से करेंगे तो -4 तिया 12x। अब 3 का करेंगे तो -5 तिया 15x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। ये हमारे वज्रगुणा हो गए। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो 24x स्क्वायर, ये देखिए दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में 21 और 8 29x हो जाएंगे और +7 रहेंगे, बराबर इधर देखिए 20x स्क्वायर, ये दोनों भी माइनस हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, 15 और 12 27x। यहाँ पे ध्यान रखना 2 माइनस में योग होता है, माइनस का चिन्ह आता है, 2 प्लस हो तो भी जोड़ होता है और प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा घटाव होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए हमने जोड़ दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया, +9। अब हम इन्हें इधर ले आते हैं और पक्षांतर करके समीकरण बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप दोनों पक्ष बिल्कुल सेम तरीके के हैं, द्विघातीय समीकरण के रूप में हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हैं। तो हम इन्हें इधर ले आते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये है आपका 24x स्क्वायर माइनस 29x +7। इन सबको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उनके ट्रांसपोर्शन में यानी पक्षांतर में हमेशा उधर के चिन्ह इधर आकर बदल जाते हैं। ये प्लस है तो इधर आके हो जाएगा -20x स्क्वायर, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 27x, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 9, और उधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए फिर वही बात आ गई, ये संख्या और ये संख्या सजातीय है यानी दोनों पे x स्क्वायर है तो हम इन दोनों को जोड़ घटा लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, मैंने अब ये बताया प्लस माइनस में हमेशा क्या होता है, घटाव होता है। तो 24x में x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर घटेंगे तो बचेंगे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बचे। चलिए अब इसकी सजातीय संख्या ये रही, ये माइनस है ये प्लस है, ये भी घटेंगे। 29 में 27 गए तो बचेंगे आपके 2x, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। इसी तरह से 7 की सजातीय 9 है, प्लस माइनस है ये भी घटेंगे, 9 में से 7 गए तो 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी। चलिए अब ये बन गई आपकी द्विघातीय समीकरण। इसको कैसे हल करते हैं, इसको आपको वैसे ही हल करना है जैसे आप पहले द्विघातीय समीकरण यानी तीसरे चैप्टर में आपने किया था। थर्ड चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, उनको सॉल्व करने का तरीका 3 तरह से मैंने आपको बताया था। या तो आप गुणनखंड करके कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, या फिर आप इसको पूर्ण वर्ग बना के कीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, या फिर श्रीधर आचार्य विधि से। तो मुझे लगता है श्रीधर आचार्य विधि बेस्ट रहेगी। यहाँ पर श्रीधर आचार्य से हम कर लेते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। देखिए गुणनखंड से करना है तो पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, 8x स्क्वायर आता है, इसके टुकड़े कीजिए, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, यही है। अब यहाँ थर्ड नंबर पे जो साइन होता है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये घटेगा या जोड़ करके बीच वाली संख्या आएगी। तो यह माइनस है तो घटाने पर 2 लाना है और वो भी माइनस का, तो बड़ी संख्या को माइनस कर दो, छोटी को प्लस कर दो। x स्क्वायर का 1x यहाँ और 1x यहाँ लगा दो और दोनों को बीच में ले आओ। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x और यहाँ बचेगा आपका x माइनस 1, और यहाँ से कॉमन आएगा 2, यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों में आप कॉमन ले लीजिए वापस, तो ये आ रहा है x माइनस 1 कॉमन आ रहा है और फिर बच क्या रहा है 4x स्क्वायर प्लस 2, ये बच रहा है बराबर। तो आपको इसको 0 के बराबर करना है, 2 गुणनखंड आने पे क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान निकल जाता है हमारा। देखिए तो x का मान इधर से निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा तो ये हो गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। या अब 2 उधर जाएगा और 4 नीचे जाएगा तो सॉरी x x का 2 उधर जाएगा तो -2 और 4 नीचे आएगा ये 4, तो ये कट गए आपके 1/2। तो x के डबल मान यहाँ पर आए, x बराबर 1 आया या फिर
1/2। दैट्स इट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं वहाँ थेल्स थ्योरम लगेगी या उसका उल्टा लगेगा, यानी उसका कन्वर्स लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। इस दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC की भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है। ओनली D और E बिंदु स्थित है। निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के मानों से DE समांतर BC होने की जानकारी दीजिए। मतलब ये पता करना है कि किसी ट्राइंगल में AB और AC पर D और E हैं, तो D और E को जब मिलाया जाएगा तो क्या वो BC के समांतर होगा। दिए गए मानों से आपको बताना है। गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो ये बताने का प्रयास करेंगी, उनसे हम बताने का प्रयास करेंगे कि DE पैरेलल है BC के या नहीं है। देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके वैल्यूज़ हैं A, B और C में ये D है और ये E है। अब की बार उसने DE पैरेलल नहीं दिया BC के, बल्कि पूछा है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट उल्टा। थेल्स थ्योरम का विलोम हमने पढ़ा था, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा था। तो हमने ये पैरेलल ये कब बताई थी, ये और ये पैरेलल कब होती है, जब ये और ये अपॉन में हों और इसी के बराबर ये और ये हों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। पैरेलल कब होगी, जब दोनों ढलानों का जो रेशो है, अनुपात है, वो बराबर होगा। तो हम यहीं देखते हैं, रेशो बराबर करके देखेंगे, और अगर रेशो बराबर आ जाते हैं, इस वाली लाइन के रेशो के बराबर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि DE समांतर है BC के। चलिए सबसे पहले हम करते हैं AD अपॉन BD करके देख लेते हैं। यहाँ AD अपॉन BD, तो AD की वैल्यू है 8। चलिए कर लेते हैं 8। BD की वैल्यू, अब BD की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो BD की वैल्यू निकलेगी कैसे। BD की वैल्यू निकलेगी AB माइनस AD, तो AB माइनस AD लिख दें, AB माइनस AD बराबर 8। AB की वैल्यू आपको दे रखी है 12, ये 12 माइनस AD की वैल्यू है 8, बराबर हो गया 8/4, यानी 2/1। यहाँ तक हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। ये बात समझ में आ गई आपको। BD की वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको एडजस्ट करके लिखेंगे। BD की वैल्यू निकालेंगे AB माइनस AD, देखिए ऐसे निकालेंगे, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे रखी है 12 माइनस 8 बराबर 4, और 4 से कट गए, 4 के पहाड़े से, 4 की टेबल से कट गए, 4 की टेबल से 2 1 है ना, 4 2 8, 4 1 4, 2/1 इसका रेशो आ गया। अगर हमारी इस दूसरी लाइन का रेशो भी 2/1 आ जाता है तो हम कह देंगे कि DE पैरेलल है BC के। चलिए करके देखते हैं। और AE अपॉन EC देखिए, AE अपॉन EC। चलिए वैल्यू देखते हैं, अगर वैल्यू दे रखी है तो ठीक, नहीं तो एडजस्ट करके लिखेंगे। AE की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, ये लिख देते हैं 12। अब EC की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, EC की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको कैसे बनाना है, AC माइनस AE। क्या बनाना है, AC माइनस AE बराबर ये 12 हो गए। AC की वैल्यू आपको पता है, ये देखिए AC की वैल्यू आपके पास है 18 और AE की वैल्यू है आपके पास 12, तो हम यहाँ पर 12/6 लिख देंगे, क्योंकि 18 में से 12 गए, 6 बचे। यहाँ भी कट रहे हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2/1। तो देखिए इस लाइन का रेशो जो है, AB लाइन का रेशो AD अपॉन BD आया है 2/1, और इस लाइन का रेशो AE अपॉन EC आया है 2/1। दोनों रेशो बराबर हैं, दोनों अनुपात बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं चूंकि AD/BD बराबर है AE/EC के, इसीलिए यहाँ पर जब बराबर रेशो हो तो थेल्स थ्योरम का विलोम लगता है, तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर होगा BC के। ये आपको समांतर होने की जानकारी हमने दे दी है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया अपना कंप्लीट, यानी सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट।
चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये पैरेलल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है AB की वैल्यू 5.6, AD 1.4 सेंटीमीटर, AC 9.0 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर। वैसे ही हमें चेक करना है। सबसे पहले हम AD अपॉन BD चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ AD अपॉन BD बराबर AD की वैल्यू दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर और BD की वैल्यू फिर से नहीं है। तो BD की वैल्यू जब नहीं है तो हमें एडजस्ट करके लिखना है। ये BD है, ये देखिए आप डायग्राम में BD है तो ये कैसे आएगा, AB माइनस AD करके आएगा ना, AB माइनस AD करके। चलिए 1.4 अपॉन AB की वैल्यू तो है हमारे पास 5.6, ये 5.6 माइनस AD की वैल्यू भी है हमारे पास 1.4, ये 1.4। तो 1.4 5.6 में से 1.4 गए तो ये बचे 4.2। यहाँ दोनों में सेम नंबर पॉइंट के बाद हैं, यानी कि एक एक अंक हैं, 1 डिजिट हैं, तो दोनों का डेसिमल हट जाएगा। 14 एकम 14, 14 तिया 42। तो यहाँ पर 1/3 इसका रेशो आया। इसके बाद हम दोबारा दूसरा रेशो निकाल के देखते हैं। इधर वाला रेशो भी इसी के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि DE समांतर है BC के। तो चलिए करते हैं। इधर वाला रेशो है आपका AE बटा EC। AE का मान दे रखा है, जी हाँ दे रखा है 1.8। और अब EC का मान यहाँ पे फिर से नहीं दे रखा था। EC निकालने के लिए क्या करोगे, AC माइनस AE। चलिए करते हैं 1.8। AC का मान जो है वो दे रखा है 9.0 माइनस AE का मान दे रखा है 1.8। ये घटाते हैं तो ये बचा आपका 1.8। अब इसको माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7, 7.2 बचा। दोनों का डेसिमल हट गया क्योंकि दोनों के डेसिमल दशमलव के बाद एक एक अंक हैं। अब इनको आप कर लीजिए तो 18 एकम 18, 18 चौका 72, 1/4 आ रहा है यह। तो 1/3 आया इसका रेशो, इधर वाला रेशो, इसका अनुपात और इसका आया 1/4, मतलब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं। तो लिखेंगे चूँकि AD बटा BD बराबर नहीं है AE बटा EC के, इसीलिए थेस प्रमेय के विलोम से DE व BC समांतर नहीं है। जब ये अनुपात ही बराबर नहीं है तो रेशो कैसे, अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसे समांतर होंगी। तो DE BC के समांतर नहीं होगी। अब हमारे 11.2 के इस थर्ड क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स का यूज़ कैसे होता है। वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स के यूज़ को सीख लिया है, यानी थेल्स प्रमेय और उसके विलोम के उपयोग को सीख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दिए गए आकृति में ये जो आपको फिगर दे रखी है इसमें OA, OB और OC, OA, OB एंड OC जो क्रमशः उन पर हैं L, M और N बिंदु। ये देखिए OA पर L बिंदु है, OB पर M बिंदु है और OC पर N बिंदु है। इस प्रकार स्थित हैं कि LM समांतर है AB की। ये LM जो है ना AB के समांतर है। MN समांतर है BC के। तो हमें दर्शाना है कि LN भी समांतर होगा AC के। तो देखिए यहाँ समांतर का मान है, इसलिए थेल्स थ्योरम का उपयोग होगा, थेल्स थ्योरम का यूज होगा। समांतर रेखा जहाँ आएगी वहाँ थेल्स थ्योरम का उपयोग होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो देखिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या दिया गया है, OA, OB व OC पर सिचुएटेड हैं कौन कौन, क्रमशः L, M व N हैं। कैसे हैं कि LM
पैरेलल है ए बी के और एम एन पैरेलल है बी सी के। और हमें जो तीसरी चीज़ है वो सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है यानी टू प्रूव। टू प्रूव में हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है, ये दर्शाना है एल एन समांतर है किसके, ए सी के। अब हम डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति को इंग्लिश में हम प्रूफ कहते हैं, यानी प्रूफ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये वाली लाइन उठाइए, एल एम समांतर है किसके, ए बी के, और यहाँ लगाइए चूंकि देयरफॉर एल एम समांतर है ए बी के। तो हम क्या यूज़ करते हैं भाई, जब कोई रेखा हमें किसी ट्राइंगल में, देखिए अब ये एल एम समांतर है त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ट्राइंगल ए ओ बी में है। और किसी ट्राइंगल में एक रेखा के समांतर रेखा खींचे तो क्या होगा, उसकी दोनों ढलानों का अनुपात बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए आप इस ट्राइंगल ए ओ बी में ध्यान से देखिए, एल एम समांतर है ए बी के। तो ये एल एम रेखा इसको और इसको अनुपातों में बांटेगी बराबर। तो देखते हैं ए एल अपॉन एल ओ कर लो। तो थेल्स प्रमेय से जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर ये समांतर होगी इसके तो ये बटा ये और ये बटा ये बराबर होगा ना, वैसे ही यहाँ पर देखिए ये समांतर है इसके, तो इसकी ढलानें ये हैं, तो ये दोनों अनुपात बराबर होंगे ना। तो ए एल बटा एल ओ बराबर होगा बी एम बटा एम ओ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये वाला हमने थेल्स थ्योरम से कंप्लीट कर लिया। बात समझ में आ गई आपको। थेल्स थ्योरम का केवल ये लिखना है और सेंटेंस पूरा नहीं लिखना है, समझ जाएंगे सब कि थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि जब एक रेखा समांतर हो दूसरी किसी रेखा के, ट्राइंगल की किसी भुजा के, तो बाकी दोनों भुजाएं बराबर अनुपात में बढ़ जाएंगी। तो बाकी दोनों भुजाएं ये वाली हुई और ये ए एल बटा एल ओ बी एम बटा एम ओ बराबर होगा। इसी प्रकार देखिए आप, इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज यहाँ देखें आप, बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में कौन कौन समांतर है, देखिए ये वाला उठा लीजिए आप। अब एम एन समांतर है किसके, बी सी के। इसलिए जब ये समांतर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय यहाँ भी लागू होगी। थेल्स प्रमेय से यहाँ भी थेल्स प्रमेय लागू हो रही है। थेल्स प्रमेय क्या कहेगी, ये लाइन इसके समांतर है तो ये लाइन इन दोनों लाइनों को बराबर अनुपात में बांटेगी। तो बी एम बटा एम ओ बराबर होगा सी एन बटा एन ओ। यही होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक जैसा है, बी एम एम ओ, बी एम अपॉन एम ओ, ये दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों समीकरणों में जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में ये और ये इक्वल हैं तो ये और ये भी इक्वल होने चाहिए। तो हम डायरेक्ट इनको लिख लेते हैं, ए एल अपॉन एल ओ बराबर सी एन बटा एन ओ। ये दोनों को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये दोनों बराबर थे। बराबरों के बराबर हमेशा बराबर होते हैं। इसका ये बराबर, इसके बराबर ये, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। अब देखिए आप यहाँ पे ये वाली जो सिचुएशन है वो तीसरे ट्राइंगल में आ रही है। तीसरा ट्राइंगल है ए ओ सी। इस तीसरे ट्राइंगल में आप देखेंगे तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये है। अब हमने थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा है, विलोम पढ़ा है कि जब ये बटा ये और ये बटा ये हो तो ये समांतर होती है इसके। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन थेल्स प्रमेय के विलोम से, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहेगा, देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ट्राइंगल एओसी की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का रेशो बराबर आ रहा है। मतलब इसको बनाने वाली, बराबर रेशो बनाने वाली लाइन तीसरी साइड के समांतर होगी। तो सी एन समांतर होगी, सॉरी एल एन समांतर होगी ए सी के। लिख देते हैं एल एन समांतर होगी ए सी के। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। बहुत ही आसान तरीका था।
आपको ये दोनों लेकर थेल्स फिर प्रमेय लगानी है। दोनों में एक एक पार्ट बराबर आएगा तो बाकी के पार्ट आपको बराबर करके थेल्स प्रमेय का विलोम लगा देना है और विलोम से कह देना है कि ln समांतर है AC के। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस की वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और खुद क्रिएट करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।